ठीक है बच्चों, आज हम लोग आपके थोड़े से डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। किसी को कुछ भी दिक्कत है अभी तक के कोर्स में तो वो पूछ सकता है। किसी को कुछ पूछना है? सीमांत उपयोगिता, ठीक है। पहला एक निकल के आया, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। हालांकि ये मैंने बहुत शुरू में पढ़ाया था, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सीमांत उपयोगिता क्या होता है, जैसे आप किसी वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं। जैसे मान लीजिए आप रोटी खाते हैं, ठीक है, तो आप मान लीजिए पहली रोटी खाते हैं, ठीक, तो आपको उससे कुछ उपयोगिता मिलती है। मान लीजिए 10 की उपयोगिता मिली, ठीक। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो आपको कुल उपयोगिता मिलती है कितनी? 18 की, ठीक है। 3 रोटी खाते हैं तो मान लीजिए मिलती है 26 की, ठीक है। 4 रोटी खाते हैं तो मान लीजिए मिलती है 32 की, ठीक है। और इस तरह 5 रोटी खाते हैं, इसको 32 की जगह कर लेते हैं 34, ठीक। 5 रोटी खाते हैं तो मान लीजिए मिलती है 40 की उपयोगिता। ये प्राप्त होने वाली कुल उपयोगिता है, ठीक है। अगर आप इतनी इतनी रोटियां खाते हो तो आपको इससे इतनी इतनी कुल उपयोगिता मिलती है, ठीक। ये है आपकी टोटल यूटिलिटी। अब आपको इससे सीमांत उपयोगिता निकालनी है, यानी मैंने अमुक रोटी खाई तो उससे मुझे कितनी उपयोगिता मिली, ठीक। जब हम एक स्पेशल रोटी की बात करेंगे, अभी हम क्या बात कर रहे हैं, एक रोटी 10 उपयोगिता, 2 रोटी कुल मिला के खाई तो 18 की उपयोगिता मिली। तो पहली रोटी से कितनी मिली थी? 10। दूसरी से कितनी मिली थी? 8, ठीक है। और तीसरी से कितनी मिली थी? 26 में से 18 घटाओ, इसमें भी 8 ही मिली। फिर 34 में से 26 घटाए तो 14 में से 6 गया, कितना हुआ? 8, ठीक है। और 40 में से 34 गए तो 6। तो ये जो उपयोगिता प्राप्त हो रही है, पहली रोटी, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, चौथी रोटी और 5वीं रोटी, ठीक है, ये सीमांत वस्तु से प्राप्त होने वाली, सीमांत इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता है, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 1, ठीक है। ये क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 2। फिर ये क्या है? तीसरी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 3। फिर चौथी है मार्जिनल यूनिट 4। फिर 5वीं है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ यूनिट 5, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम वस्तु की n यूनिट्स यूज करते हैं, ठीक है, तो उसकी nth इकाई से प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो होगी, ठीक है। इसे हम कहेंगे सीमांत उपयोगिता, ठीक। अब देखो, टोटल उपयोगिता निकालने के लिए हम क्या करते हैं? इसी को ही तो सबको जोड़ते चले जाते हैं। अगर इन सबको जोड़ दें हम तो ये क्या हो जाएगी? ठीक है, ये किसका निशान है? जोड़ का, ठीक है। हमने सबको जोड़ दिया जितनी यूटिलिटी मिल रही थी, ठीक है। तो अगर हम टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट्स तक चाहिए तो हम क्या करेंगे? पहली यूनिट से लेकर के, ठीक है, n यूनिट तक की मार्जिनल उपयोगिताओं को जोड़ देंगे तो हमें मिलेगी टोटल यूटिलिटी ऑफ n यूनिट। जैसे मान लीजिए हमें चौथी इकाई की जो है, चौथी इकाई तक कुल उपयोगिता चाहिए, तो हम क्या करेंगे? 10 और 8 18, 8 26 और 8 34, ठीक है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो हमने 1 2 3 4 चारों को जोड़ा तो हमें चौथी इकाई तक मिलने वाली उपयोगिता जो है प्राप्त हो गई। तो इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कहते हैं, ठीक है।
मार्जिनल यूटिलिटी अर्थशास्त्र में मार्जिनल शब्द ये अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, क्योंकि आप जहाँ पे भी देखोगे ये आपको मार्जिनल शब्द जो है वो बार बार सुनाई पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें से ह्रास का नियम कैसे है? ह्रास का नियम देखो, ये घट रही है ना उपयोगिता, 10, 8, 8 फिर 6 हो गई। ठीक है, अगर हम रोटी जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात आप कर रहे हो, ठीक है ना, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का मतलब ये होता है कि जब हम किसी एक वस्तु की इकाइयों को लगातार, ठीक है, क्रमशः उपभोग करते चले जाएं तो उससे प्राप्त होने वाली, ठीक, व्यक्तिगत इकाइयों से, जो उसकी इंडिविजुअल इकाइयां हैं, उनसे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। ठीक है, यानी जैसे अगर हम रोटी खा रहे हों तो हमें पहली इकाई से मान ली 10 की उपयोगिता मिलती है, तो दूसरी इकाई से मिलेगी 8 की, 6 की, 3 की, 1 की, 0 की। ठीक, ये मान लीजिए प्राप्त होने वाली उपयोगिता है जो धीरे धीरे कम होती चली गई, और आखिर में जाके यहाँ पे आपकी भूख आपकी शांत हो गई। ठीक, अब इसके आगे रोटी खाएंगे तो आपके पेट में होगा दर्द, यानी मिलेगी आपको नेगेटिव उपयोगिता। ठीक है, तो किसी भी वस्तु का हम उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें उपयोगिता प्राप्त होती है, और वस्तु की इकाइयों का अगर हम लगातार उपयोग करते चले जाएं तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता घटती चली जाती है। और अगर ऐसा ना होता तो क्या होता कि हम रोटियां खाते ही रहते। अगर रोटियों की उपयोगिता कम ना होती तो हम रोटियां खाते ही रहते। ठीक है, अब आप लोग ये कह सकते हो कि भाई हम रोटी तो रोज ही खाते हैं। ठीक है, तो रोज खाते हैं, लेकिन हम एक समय की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जब हम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम की बात करते हैं तो हम एक समय की बात करते हैं। एक समय पर यदि आप लगातार वस्तुओं का उपभोग करते चले जाएंगे तो उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता जो है कम होती चली जाएगी। ठीक है, इसको अगर ग्राफ के रूप में दिखाया जाएगा तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये इस तरीके से धीरे धीरे करके कम होती चली जाएगी। ठीक है, मार्जिनल उपयोगिता जो है वो और एक सीमा के बाद जाकर के नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, अगर हम इसके ऊपर ले लें उपयोगिता, और इसके ऊपर ले लें वस्तु की इकाइयां, तो जैसे जैसे वस्तु की इकाइयां बढ़ती जाएंगी उनका उपभोग बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, वस्तु की उपभोग की जाने वाली इकाइयां, तो इनसे प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता जो है वो लगातार कम होती चली जाएगी। ठीक, तो ये विचार जो है अर्थशास्त्र में सीमांत उपयोगिता का विचार जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण विचार माना जाता है, क्योंकि जब आप उपभोग करते हैं यही चीज़ आपके उपभोग को सीमित करती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया अगर उपयोगिता घटती हुई ना होती तो हम वस्तु की अनंत इकाइयों का उपभोग कर लेते। ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं कर पाते क्योंकि हमारी जो जिसको कहना चाहिए कि उसको पाने की भूख है, जो हमारा इच्छा है, वो धीरे धीरे घटती चली जाती है। ठीक है, जैसे जैसे हम किसी चीज़ का उपयोग करते जाते हैं, जैसे मान लो एक आदमी है वो पिक्चर देखना चाहता है। ठीक है, तो अब उसे पिक्चर देखना बहुत पसंद है, लेकिन वो एक बार में कितनी पिक्चर देख सकता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर बहुत धुरंधर हुआ देखने वाला तब की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा देर तक पिक्चर के सामने भी नहीं बैठा रह सकता। इसी तरीके से आपको कोई भी चीज़ पसंद हो तो आप बहुत ज़्यादा उसका वो नहीं कर सकते यूज़। एक बार में आपकी लिमिट है कि आप उससे ज़्यादा, ठीक है, उससे ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाओगे। तो ये जो है मतलब बड़ी ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अर्थशास्त्र में एक 10 लॉज पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, 10 फंडामेंटल रूल्स ऑफ इकोनॉमिक्स ये पढ़ाए जाते हैं। तो उसमें ये रूल भी एक बड़ा इम्पॉर्टेंट रूल है। एक रूल तो ये है कि उपभोक्ता विवेकशील प्राणी है।
ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है, दूसरा रूल ये है कि वी आर इकोनॉमिक एजेंट्स, हम सब के सब जो हैं इकोनॉमिक एजेंट हैं। ठीक है, एक और रूल है कि उपभोक्ता जो है ही डिसाइड्स एट मार्जिनल्स, कोई भी निर्णय जो है वो कहाँ पे लिया जाता है, मार्जिनल पर। ठीक है, जैसे एक बड़ा अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूं। जैसे आप बाजार में गए, ठीक है, आपको सब्जी खरीदनी है। ठीक, कौन सी सब्जी खरीदना चाहोगे? मान लो आलू ही खरीदने हैं आपको। ठीक है, तो आप क्या करते हो, जाते हो एक आलू वाले से पता करते हो। मान लो उस मार्केट में 100 आलू के ठेले लगे हैं। ठीक है, तो क्या आप क्या करते हो, हर आलू वाले के पास जाते हो, उससे पूछते हो कि भैया आलू कितने का है? 2-3 के पास जाते हैं। ठीक है ना, हम एक आलू कहता साहब 40 रुपए का है, एक कहता साहब 42 रुपए का है, एक कहता साहब 41 रुपए का है। ठीक है, तो हम ये सोचते हैं कि आलू का रेट लगभग 40-42 के आसपास है। ठीक है, हम एक अंदाजा मोटा सा लगा लेते हैं, हम हर एक के पास नहीं जाते। समझ रहे हैं आप? जिसको कहना चाहिए कि हम परफेक्ट इंफॉर्मेशन इकट्ठी करें मार्केट में, फिर जाके डिसाइड करें, ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, हम सिर्फ क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि अगर महंगा खरीद लिया तो हम 1-आध रुपए से ज़्यादा महंगा नहीं खरीदेंगे। ठीक है, मान लीजिए हम किसी के पास चले जाएं, हो सकता है वो 39 दे रहा हो। ठीक, अब उस 39 वाले को ढूंढने के लिए हम सब 100 वालों की तलाश करें, हर ठेले पे जाके पूछें। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। हम ये मान के चलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, 1-आध रुपया महंगा सही, लेकिन हम 100 के पास नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि हमारी जो घूमने की लागत है, जो हमारा समय है, उसकी भी तो एक कास्ट है, उसकी भी तो एक कीमत है। ठीक है, वो 1 रुपए से कहीं ज्यादा है। ठीक है ना, तो अगर हम जो है 2-3 को पकड़ते हैं और बाकी 97 को छोड़ देते हैं, तो हमें इससे प्राप्त होने वाला मार्जिनल बेनिफिट जो है वो, ठीक है, ज्यादा है और मार्जिनल कॉस्ट कम है। ठीक है, मतलब सॉरी, इसको प्राप्त, अगर हम इनके पास जाएंगे तो हमें लागतें ज्यादा आएंगी और बेनिफिट कितना होगा, 1 ही रुपए का होगा। और हो सकता है हम घूम घाम करके जो अपना पूरा 3-4 घंटे खराब कर दें और उसमें हम 80 रुपए कमा लेते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे इनके पास? हम नहीं जाएंगे, क्योंकि फायदा तो थोड़ा सा ही हो रहा है, मार्जिनल फायदा हो रहा है। समझ रहे हैं आप? और हम जो है, हमको डिसीजन लेना है, तो हम कहेंगे भाई 1-आध रुपए के लिए अब कौन इतना दूर चक्कर काटेगा या कौन पूरी मार्केट घूमेगा, चलो ठीक है, दे रहा है थोड़ा बहुत, उसी से मोल भाव करके इसी से ले लो। ऐसे ही करते ना। तो हम में से हर आदमी डिसीजन लेता है मार्जिनल्स पे जाकर के। हम व्यवहार में भी यही करते हैं कि जैसे एक अर्थशास्त्र में एक और मान्यता है, ठीक है, जिसको कहते हैं सूचना के आधार पर निर्णय लेना। हमें जो सूचनाएं मिलती हैं उनके आधार पर निर्णय लेते हैं। जितनी सूचनाएं परफेक्ट होती हैं उतने ही परफेक्ट हमारे डिसीजन होते हैं। लेकिन व्यवहार में सूचनाएं जो हैं कभी भी परफेक्ट नहीं होती हैं। ठीक है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि सूचना को इकट्ठा करने की जो लागत आती है व्यवहार में, वो उससे प्राप्त होने वाले बेनिफिट्स की तुलना में बहुत कम होती है। इसलिए हम वहीं तक सूचना इकट्ठा करते हैं जहां तक सूचना से प्राप्त होने वाले बेनिफिट्स जो हैं वो
ज़्यादा हैं और कॉस्ट जो है कम है। हम 2-3 लोगों से पूछते हैं भैया आलू के रेट क्या हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं इतना रेट होगा आलू का, और उसके बाद जो है हम डिसीजन ले लेते हैं। तो ये कंसेप्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप व्यवहार में बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। ठीक है, आप व्यवहारिक रूप से यही करते हैं। चलो और थोड़ा इलेबोरेट करते हैं इसी पॉइंट को। ठीक है, एक अब देखो जैसे क्या है, कल मैंने कुछ बताया था, कल क्या बताया था, पैमाने के प्रतिफल वगैरह बता रहा था ना। जैसे उपभोक्ता इस चीज पे वो करता है, मतलब उपभोक्ता को ये देखना पड़ता है कि हमें जो प्राप्त होने वाले सीमांत तुष्टि गुण हैं, ठीक है, हम उसके ऊपर जो पैसा खर्च कर रहे हैं वस्तु के ऊपर, उसकी तुलना में ज़्यादा तुष्टि गुण मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो आप बहुत भूखे हैं, ठीक है, और आप जो है मार्केट में जाते हो, आपकी जेब में लिमिटेड रुपए हैं, खाना खाने के लिए जाते हो, आपने 3 दिन से मान लीजिए खाना नहीं खाया, मान लीजिए, ठीक है, आपको बहुत भूख लगी, आप जाते हो और उससे कहते हो भैया रोटी चाहिए, एक रोटी कितने की दोगे? ठीक है, अगर वो ये भाप जाएगा कि आप 3 दिन के भूखे हो तो आपको 20 रुपए की रोटी बता सकता है वो। ठीक है, लेकिन हम मान लेते हैं कि नॉर्मल ऐसा नहीं होता, वो आपको रोटी बताता है कितनी, मान लो कहता भैया 5 रुपए रोटी। ठीक, अब मान लीजिए आपके पास जो है कुछ रुपए हैं, ठीक, मान लीजिए आपको पहली रोटी से उपयोगिता प्राप्त होती है 20 की। ठीक है, पहली रोटी के लिए आप वास्तव में 20 रुपया देने को तैयार हैं, लेकिन उसकी कीमत सिर्फ 5 ही रुपये है। ठीक, आपको भूख बहुत ज़्यादा लगी है तो उसकी कीमत जो आप वास्तव में देने को तैयार होंगे वो ज़्यादा होगी, फिर अगली रोटी की कीमत आप उतने देने को तैयार नहीं होगे। ठीक, मान लो आप 15 ही देने को तैयार हो, उससे अगली रोटी की कीमत 10 ही देने को तैयार हो, ठीक, और उससे अगली रोटी की कीमत 5 ही देने को तैयार हो। ठीक है, इससे नीचे आप 4 देने को तैयार हो, इससे नीचे आप 3 देने को तैयार हो, 2 देने को तैयार हो, 1 देने को तैयार हो। ठीक है, आप रोटी कहाँ तक खरीदोगे? यहां तक। भूख आपको तब भी लगी है, 5 रोटी खा के आपका पेट नहीं भरा, लेकिन अब आपको लग रहा है यार अब रोटी के ऊपर पैसा खर्च करना ठीक नहीं है, मेरा पेट ठीक ठाक भर गया और मैं अब जो है 5 रुपए नहीं दे सकता रोटी के। ठीक है, इसका मतलब ये कि आपने जितनी इकाइयों का यूज किया था वो सब की सब इस 5 रुपए के ऊपर वाली थी। ठीक, उन सबसे आप जब आप बीच में डिसाइड करते हो कि भैया देखो मुझे जरूरत तो है, लेकिन मैं अब इस चीज के लिए इतने पैसे नहीं दे सकता। ठीक, इसका मतलब आपने उस चीज की जिन इकाइयों का प्रयोग किया वो इकाइयां जो थी, जितने रुपए आपने दिए हैं उनसे ज्यादा उपयोगिता आपको प्राप्त हुई है। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है, जैसे मैंने बताया था कि इस यहां आपको लाभ हुआ, 20 रुपए देने को तैयार थे, 5 रुपए देने पड़े, 15 रुपए का लाभ आपको। ठीक है, इसी तरीके से यहां 10 रुपए का लाभ, इसी तरीके से यहां जो है 5 रुपए का लाभ और यहां 0 का लाभ। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ये है आपका कंज्यूमर सरप्लस। तो कंज्यूमर सरप्लस को भी हम इसी की मदद से जानते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी की मदद से। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस को हम इक्वेट करते हैं, और जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के बराबर हो जाती है गिरती हुई, ये गिर रही है और ये नीचे प्राइस की लाइन है, जहां ये प्राइस की लाइन के नीचे चली जाती है, बस यहीं पे हम रुक जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम मार्जिनल यूटिलिटी से ज्यादा प्राइस देने को तैयार
नहीं होते हैं। तो हमारा जो संतुलन की शर्त है वो क्या है, मार्जिन एंड यूटिलिटी बराबर होनी चाहिए प्राइस। ठीक है, इसी तरीके से उत्पादक होता है। उत्पादक क्या करता है, वो ये देखता है कि मार्जिनल जो मेरे यहाँ लेबर जो है वो प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है, उससे उसे कुछ पैसा आ रहा है, हर नई लेबर को लगाने से कुछ पैसा आ रहा है, और वो जितनी ज़्यादा लेबर को लगाएगा धीरे धीरे, जैसे मैंने 2-3 दिन पहले बताया था कि ये वाला नियम लागू हो जाता है, ये मतलब जो है उसका मार्जिनल प्रोडक्शन गिरने लगता है। ठीक है, तो क्या होगा, मार्जिनल प्रोडक्शन तो गिरेगा अगर वो लगातार लेबर को लगा रहा है, और जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरेगा तो मार्जिनल रेवेन्यू भी गिरेगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस मार्जिनल रेवेन्यू की तुलना करता है। ठीक है, वो मार्जिनल रेवेन्यू जो उससे मिल रहा है, ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू ये किसके बराबर होना चाहिए, एक तरीके से मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर के बराबर होना चाहिए। अगर वो लेबर को, सिर्फ लेबर को पेमेंट कर रहा है, इसके लिए और कोई साधन नहीं लग रहा, हम ये मान के चल रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो लेबर को उतना ही पैसा देगा जितना उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो ये जब हम कहते हैं संसाधनों का वितरण, ठीक है ना, एक इसमें चैप्टर आप पढ़ोगे आगे जा करके, वितरण के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, जब आप थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ोगे तो उसमें आप देखोगे कि उत्पादन के साधनों को उतना ही मिलता है जितना उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती है। ठीक है ना, यानी उत्पादन के साधनों को भुगतान उनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के आधार पे किए जाते हैं, सीमांत उत्पादकता के आधार पे किए जाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये हो गई कि जब हम पैसा दे रहे हैं तो हम अपने उत्पादन के जो साधन हैं उनको पेड कैसे कर रहे हैं। फिर कुछ और भी इसका इंटरेस्टिंग उपयोग होते हैं, जैसे मार्जिनल शब्द का एक जगह और आप यूज सुनोगे। होता ये है कि जब आप किसी प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे होते हो, ठीक है, तो क्या होता है, ये टोटल रेवेन्यू है, कल मैंने बताया था, ठीक है ना, और ये जिसको कहना चाहिए कल बताया कि ऐसे करके बताया था ना, ठीक है ना, इस तरीके से होता है, टोटल रेवेन्यू है, ठीक, ये सॉरी टोटल प्रोडक्ट है, और ये आपका थोड़ी दूर जा करके ये मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट आपका गिरने लगता है। ठीक है, तो अभी हम अगर इसको भूल जाएं तो आप सिंपल क्या समझें, आपने एक नियम पढ़ा था सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम, जैसे जैसे आप नियम पढ़ते हो सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, जब वही नियम जो है उत्पादन के क्षेत्र में लागू होता है तो उस क्षेत्र, उसका नाम बदल के क्या हो जाता है, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, जैसे सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम है बिल्कुल वैसे ही सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम है। सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम क्या कहता है कि यदि आप किसी साधन की मात्रा लगातार बढ़ाते चले जाएं तो उससे क्या होगा कि उससे बढ़ने वाला प्रोडक्शन शुरू में चाहे थोड़ा बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे चल करके कम होने लगता है। ठीक है, ये मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो शुरू में चाहे उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन वो अगर आप लगातार उसको बढ़ाते चले जाएंगे तो उससे प्राप्त होने वाला उत्पादन जो है लगातार कम होता चला जाएगा। ठीक है, तो जब आप मार्जिनल प्रोडक्ट के जब आप वो देखते हो तो आपको इस तरीके से दिखाई पड़ते हैं ग्राफ गिरते हुए। ठीक है ना, ये मार्जिनल प्रोडक्ट के ग्राफ्स हैं। अब क्या होता है, यहां से जब आप बढ़े यहां तक तो आपका क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब क्या है कि जैसे हम लेबर लगाई है हमने, ठीक है, पहली लेबर 80 पीस बनाती है, दूसरी लेबर 100 पीस बनाती है, तीसरी लेबर 120 पीस बनाती है, चौथी लेबर 160 पीस बनाती है।
इस तरीके से बढ़ते हुए पीस बना रही है, तो एक पीस की लागत कैसी होगी? हर पीस की लागत कम होती जाएगी ना, क्योंकि लेबर को तो हम भुगतान कर रहे हैं। मान लो हम जो है वो इसे 100 रुपये दे रहे हैं, तो यहाँ पे लागत कितनी आ रही है? 80 पैसे, ठीक है ना। यहाँ पे 1 रुपया आ रही है, सॉरी ये लागत हो जाएगी, हमने उसे जितना पेमेंट किया है, ठीक है ना। जैसे मतलब वो 100 रुपये हम दे रहे हैं और 80 पीस बना रही है, ठीक है। तो एक पीस की लागत कितनी हो गई? 100/80, ठीक है, एक पीस की लागत, ठीक। कितनी हुई? इतनी तो हुई नहीं आई समझ में? 1 रुपये 25 पैसे, समझ रहे हो? 100 रुपये में 80 पीस बना रहा है। भाई आपने किसी को 100 रुपये दिए, उसने आपको 80 पीस बना के दिए, तो एक पीस कितने का पड़ा? 1.25 रुपये का पड़ा, नहीं पड़ा? नहीं, तो इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही है। 100 रुपये दिए और उसने आपको 5 किलो आटा दिया, तो आपको आटा कितने का पड़ा? कैसे निकाला? रुपए को आटे से भाग किया, कितने किलो आटा पड़ा? तो यहां पे आपको लागत कितनी पड़ी? रेवेन्यू को किससे डिवाइड किया? प्रोडक्शन से, ठीक है ना भाई। टोटल रेवेन्यू बटे टोटल प्रोडक्शन, तो पड़ेगा कितनी कास्ट आ रही है। या सिंपल करें कि हम रेवेन्यू को आप भाग कर दें किससे? प्रोडक्शन से, तो आ जाएगी कॉस्ट, ठीक है। तो कितनी पड़ रही है? 1 रुपये 25 पैसे। फिर जब आपने एक लेबर और बढ़ाई तो उसने 100 पीस का वो करके दिया, तो इसकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है? ये 1 रुपये में एक पीस बनाता है, 1 रुपया, ठीक है। फिर ये कितना बनाता है? इसको हम 100 रुपये देते हैं, ठीक है, और ये कितना बनाता है? 120। तो कितना हुआ? इसको हम 120 रुपये दे रहे हैं, वो सॉरी इसको हम 100 रुपये दे रहे हैं, और ये 120 रुपये के बराबर माल दे रहा है, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 100/120, तो कितना हुआ? 6, 5, 6 अट्ठे 48, करीब 80 पैसे आ गई, ठीक। इसी तरीके से अगला 160 बनाता है, तो 100 को डिवाइड कर दो 160 से, ठीक है। तो कितना हो? 16 छक्का 96, ठीक है ना, 6 पॉइंट समथिंग आ गया। तो ये लागत जो है गिरती जा रही है। तो इस रेंज में लागतें कैसी होती हैं? जब ये प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन ऊपर की ओर चल रहा होता तो लागतें ऐसे करके गिर रही होती हैं, ठीक है। फिर क्या होता है? जब प्रोडक्शन गिरने लगता है तो यही लागतें ऊपर चढ़ने लगती हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। तो डिसीजन कहां पे होता है? डिसीजन होता है जहां पे मार्जिनल लागतें, ठीक है। अब जैसे मान लो यहां पे इसे मिल रहा था 10 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया और 0 रुपया। ये मार्केट में हम जो प्रोडक्शन बेच रहे हैं, ठीक है, उससे प्राप्त होने वाला पैसा समझ लो इसको, ठीक। और ये आपकी लागत है, ये है जो है 80 पैसे, 60 पैसे, सॉरी ये मान लो है 40 पैसे, 60 पैसे, 80 पैसे, 90 पैसे, 95 पैसे, ठीक है, 100 यानी पूरा 1 रुपया। और यहाँ पे मान लो आते आते हो गया 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया। ये लागतें आपकी जो है बढ़ती जा रही हैं ऊपर की। तो आप कहाँ पे डिसाइड करोगे? पॉइंट पे। आप यहाँ पे 10 रुपये में चीज़ बिक रही है, लागत आ रही 40 पैसे की। इसको तो
उत्पादन करोगे इसका, तो इसका उत्पादन, इसका उत्पादन करोगे, इसका भी उत्पादन, ठीक है। 8 रुपए में चीज बिक रही है, लागत आ रही 60 पैसे, इसका भी उत्पादन करोगे, इसका उत्पादन करोगे, ठीक, इसका उत्पादन करोगे, इसका भी उत्पादन करोगे। 3 रुपया लागत है, 3 रुपया रेवेन्यू मिल रहा है, लागत आ रही 95 पैसे, इसका उत्पादन करोगे, 2 रुपये मतलब आपको मिल रहे हैं और लागत आ रही है 1 रुपये के बराबर, और यहाँ पे 2 रुपये के बराबर लागत है और 2 रुपये के बराबर ही जो है वो है। तो आप कहाँ तक उत्पादन करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, ठीक है। इसके आगे अगर आप उत्पादन करोगे तो क्या होगा, आपको होगा घाटा, ठीक है। तो आप क्या करते हो, अपना डिसीजन लेते हो किस बेस पे, ये देखते हो कि मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो मार्जिनल कास्ट के बराबर होने चाहिए। मार्जिनल कास्ट का कर्व जो है इस तरीके से होता है, और ये एवरेज कॉस्ट का वक्र होता है, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट का वक्र होता है। तो आप ये देखते हो, ये मार्जिनल कास्ट का वक्र जो है इस मार्जिनल रेवेन्यू के वक्र को जहाँ पे काटता है, बस आप कहते हो कि साहब हम जो है ये इतना ही उत्पादन करेंगे OQ के बराबर, बस, क्योंकि यहीं पे हम जो है संतुलन में होंगे, इसके आगे हमें नुकसान होगा, और बाकी सारे साधन पे हमें सब पे फायदा होगा, ठीक है। अब वो खैर बहुत दूर की बात है, अभी मैं उसको डिटेल में जब बताऊंगा आपको। ये तो मैंने सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि सीमांत शब्द जो है वो कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये सीमांत शब्द आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, चलो कोई बात नहीं, ये आगे आकर के बेटा आपको मतलब पता चलेंगे, ठीक है। हैं ये एक्चुअली क्या है, ये मार्केट की कंडीशन में सीमांत, जैसे मैंने बताया कि हम लोग सीमांत उपयोगिता के आधार पर निर्णय लेते हैं, किसी वस्तु को खरीदना है कि नहीं खरीदना है। इसी तरीके से फर्म किसी वस्तु का कितना उत्पादन करना है, ये इस आधार पर निर्णय लेती है कि उसको उत्पादन करने की मार्जिनल कॉस्ट कितनी आ रही है और उससे प्राप्त होने वाला मार्जिनल रेवेन्यू कितना। इन दोनों को बराबर इक्वेट करती चलती है, और जहां मिलने वाला पैसा उसकी मिलने वाली लागत से कम हो जाता है, वहीं पे उत्पादन बस ठहर जाती है कि इसके आगे उत्पादन करना ठीक नहीं है, ठीक है, इसके आगे नुकसान होगा। तो ये मतलब फर्म के लिए भी बड़ा ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो वी आर, कहने का मतलब ये था सिंपली कि वी आर ऑल इकोनॉमिक एजेंट, हम सब के सब इकोनॉमिक एजेंट हैं, और वो अपने मार्जिनल पे ही डिसाइड करते हैं। चाहे जो है वो मतलब बाजार में जाके कोई चीज़ खरीदने की बात हो, फर्म के द्वारा किसी चीज़ वस्तु के निर्माण की बात हो, ठीक है, या फर्म के द्वारा जो है वो फैक्टर्स के जो पेमेंट किए जाते हैं उनकी बात हो। तो ये सीमांत शब्द जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द माना जाता है। बात समझ गए, ठीक है। मैंने आपको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम नहीं पढ़ाया है, क्योंकि वो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मैंने सिर्फ एक सीमांत शब्द को ले करके कि सीमांत शब्द क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे समझ लो जैसे अर्थशास्त्र में मतलब सीमांत शब्द ऐसे जैसे दिल धड़क रहा हो, ठीक है। अर्थशास्त्र में हर निर्णय सीमांत पे ही लिया जाता है, सीमा पे। जैसे क्या होता है, हमारे सैनिक जो हैं वो रक्षा करते हैं ना, वो रक्षा कहाँ करते हैं, दिल्ली में आके रक्षा करेंगे कि बॉर्डर पे रक्षा करेंगे, बॉर्डर पे रक्षा करते हैं, ठीक है। बॉर्डर से ही दुश्मन को घुसने मत दो, यानी लॉस को जो है बॉर्डर पे ही रोको, उसको वहां से अंदर ही मत आने दो, ठीक है ना। किसी भी क्षेत्र में होने वाले नुकसान को बॉर्डर पे ही रोकना चाहिए, और उस बॉर्डर का नाम है सीमांत, सीमा का अंत, जहां पे आपकी सीमा अंत होती, ठीक है। और किसी कुछ पूछना है? एंजिल कर्व, ठीक, बता रहा हूं, ठीक है, अभी ले लेंगे। देखो एंजिल कर्व क्या है बेटा,
एंजिल वक्र या एंजिल कर्व, ठीक है, ये है, ठीक। ये एंजिल कर्व जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये एंजिल कर्व ये बताता है कि जब हमारी इनकम में बदलाव होते हैं तो हमारे जो है वो खर्चे में बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इनकम के बढ़ने का खर्चों पे ऊपर क्या असर पड़ता है, जैसे अगर हम यहाँ पे लिख लें हमारे उपभोग, ठीक, या हमारे खर्च, उपभोग ये हमारे खर्च हैं, और यहाँ पे हम रख लें आय, ठीक। तो इन दोनों के बीच में इस तरीके की रिलेशनशिप देखने को मिलती है, ठीक है। और इसी वक्र को कहा जाता है एक तरीके से एंजिल कर्व। वो ये बताता है कि जैसे जैसे हमारी आय बढ़ती जाती है, जैसे ओ वाई लेवल है तो हमारा खर्च कितना है, इतना, ठीक है। ओ वाई 1 लेवल है तो खर्च है हमारा OC2। इसी तरीके से ये जो है OI3 लेवल है तो OC3, ठीक है। हालांकि मैंने वाई एक्स यहाँ पे ले लिया है उपभोग को, लेकिन सुविधाजनक ये रहता है कि हम इसको क्या करें, चूंकि आय के बढ़ने पर खर्चा बढ़ रहा है, ठीक है ना, तो हम आय को कहाँ रखें, यहाँ पे रखें। इस अक्ष के ऊपर आमतौर पे क्या वेरिएबल लिए जाते हैं, जो इन्हें कहते हैं हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। इस अक्ष के ऊपर अक्सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए जाते हैं, या अंग्रेजी में इन्हें एक नाम और दिया गया है एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, ठीक है। यानी वो वेरिएबल्स जो दूसरे वेरिएबल को एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। हम यहाँ किसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने खर्चों को, किसकी मदद से, इनकम की मदद से। तो आय इस अक्ष पे और उपभोग इस अक्ष पे, तो क्या होगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा, दैट इज कॉल्ड एंजिल कर्व, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, एंजिल कर्व। ये बताता जाएगा जैसे जैसे हमारी आय बढ़ रही है वैसे वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। ये आपके खर्चे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उपभोग आपका बढ़ता जा रहा है। अब ये एंजिल कर्व जो है वो डिफरेंट टाइप की वस्तुओं का अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कुछ वस्तुएं होती हैं जिनके ऊपर आय बढ़ने का असर ज़्यादा पड़ता है, और उन पे खर्चे हमारे ज़्यादा बढ़ते हैं, ठीक है। और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हमारे खर्चे उतने नहीं बढ़ते जो हमारी इनकम बढ़ती है। जैसे ज़रूरी चीज़ें जो हैं, दवाइयाँ हैं, आपकी इनकम बढ़ी तो ऐसा थोड़ी आप ज़्यादा बीमार होना शुरू कर दोगे। यूजुअली आपके जो खर्चे हैं दवाई पे हो रहे हैं वही होंगे, थोड़े बढ़ जाएंगे, ठीक है। नमक है और दूसरी घर की घरेलू ज़रूरतों की चीज़ें, खाना है, ठीक है। जितना खा रहे हो उतना ही खाओगे, हो सकता है थोड़ा अच्छा खाओ, ठीक है ना। तो इनका जो उपभोग होता है वो कैसा होता है, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता। यानी इनका एंजिल कर्व किस तरीके से होगा, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। बढ़ोतरी तो होगी लेकिन क्या होगी, कम होगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी ये आपका खर्चा जो है, जैसे मान ली शुरू में इनकम के बढ़ने पे खर्चे इस तरीके से बढ़ रहे थे आपके, फिर यहाँ पे लगभग लगभग आपकी घर की सारी ज़रूरतें पूरी हो गई। अब यहाँ से आपका खर्चा जो है वो कम तो नहीं होगा, उतना ही बना रहेगा, बढ़ेगा नहीं इनकम के हिसाब से, ठीक है। अगर हम टोटल इनकम के रेशियो में देखें तो हो सकता है वो कम भी हो जाए। अगर हम टोटल इनकम के रेशियो में देखें, अगर हम कुल इनकम के अनुपात में देखें, ठीक है, तो तब वो कम होगा। लेकिन वैसे जो है आप ये मान लीजिए महीने की इनकम के आधार पर अगर हम देख रहे हैं कि हम 10,000 कमाते हैं तो लगभग लगभग इसी टाइप से दिखाई पड़ेगा, ठीक। तो ये आपका जो है वो ज़रूरी चीज़ों का होता है, ठीक है, आवश्यक वस्तुओं का एंजिल कर्व। ये क्या है, आवश्यक वस्तुओं का एंजिल कर्व।
ठीक है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जैसे एजुकेशन, ठीक है। जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप क्या करते हो, अपने बच्चे को सरकारी स्कूल से हटा लेते हो, कहाँ भेजते हो उसको, पढ़ने के लिए प्राइवेट में भेजते हो, ठीक है। इसी तरीके से मकान, इनकम बढ़ती है तो आप बड़ा मकान लेने की सोचते हो, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और चीज़ें जो समाज में थोड़ी स्टेटस सिंबल हैं, जो अमीर लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारी इनकम की रेशो में हमारे वो खर्चे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों पे खर्चे, ठीक है ना, जैसे फ़ोन है, महंगा फ़ोन इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, ठीक है, बाइक है, बढ़िया बाइक आ जाएगी, होता नहीं होता ऐसा, है ना। तो ऐसी वस्तुओं का एंजल कर्व कैसा होगा, ऐसी वस्तुओं का एंजल कर्व ऊपर की ओर इस तरीके से होगा, ठीक है। उसमें आपका एंजल कर्व जो है इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। उसमें जब इनकम बढ़ेगी तो आपका तेजी से जो है खर्चा बढ़ेगा, ठीक है ना। इस आय के साथ आपके खर्चे ज़्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तो ये वास्तव में एक नापी गई चीज़ है कि जब देशों में इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, इनकम के बढ़ने का असर ये होता है कि ज़रूरी चीज़ों पे खर्चा उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितना जो है विलासिता की चीज़ों के ऊपर खर्चा बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई, विलासिता का जो है वो किस तरीके से होगा, इस तरीके से। ठीक है ना, यानी ये आपकी जो है इनकम के लेवल हैं और ये आपके, इसे जरा बंद करो, ये आपके जो हैं वो खर्चे के लेवल हैं, ठीक है। ये खर्चे के लेवल क्या बता रहे हैं, ये खर्चे के लेवल ये बता रहे हैं कि खर्चा जो है वो जब इनकम बढ़ रही है तो उसके रेशो में बढ़ रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए जो हायर इनकम वाले कंट्रीज़ हैं, जिन देशों में इनकम बहुत, ऐसे अमेरिका वगैरह है, ठीक है, तो वो अपनी आय का जो है वो 10% जो है वो ज़रूरी चीज़ों पे खर्च करते हैं, बाकी जो है वो 70-80% जो है वो इसी तरीके की चीज़ों पे खर्च करते हैं, जैसे कार है, ठीक है, हाउस है, कंप्यूटर्स हैं, ठीक, फ़ोन है महंगे महंगे, टैबलेट्स हैं, मशीन्स हैं डिफरेंट टाइप की, ठीक है, उनके यहाँ इन चीज़ों के खर्चे ज़्यादा मिलेंगे। और जो गरीब कंट्रीज निकल जाओगे, अफ्रीका में निकल जाओगे तो वहाँ पे क्या मिलेगा, वहाँ के लोग अपना आय का 90% सिर्फ खाने पे ही खर्च कर देते हैं। एक तो इतनी शोर होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब गरीब होते हैं आप, जब आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आपके पास जाहिर सी बात है खाने भर के ही पैसे होते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपकी इनकम का ज़्यादा हिस्सा खाने पे ही तो खर्चा होगा, ठीक है, खाने ओढ़ने पे ही खर्चा हो जाएगा, आपकी इनकम का ज़्यादातर हिस्सा बचेगा ही नहीं। अब जब बचेगा तभी तो आप ऊपर की चीज़ें लोगे, तो ऊपर की चीज़ें तभी मिलेंगी जब आपको इनकम जब बढ़ेगी, ठीक है, तो क्या होगा कि तब आपकी जब बचतें बढ़ेंगी तो उन बचतों से आप जो है वो इस तरीके की चीज़ें लोगे जो आपको कहना चाहिए श्रेष्ठ वस्तुएं हैं या लग्जरी गुड्स हैं, वो तब खरीदे जाएंगी जब आप हाई इनकम ग्रुप में आ जाओगे, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई, एंजल कर्व किसे कहते हैं, इसका क्या उपयोग है, ठीक है। और किसी का कोई डाउट, और कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता हो। मैं मतलब बैठा हूँ आज, मैंने कहा कि आपका एक क्वेश्चन एंड आंसर सेशन ही, किसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम बताएं। और कोई चीज़ बेटा आप पूछना चाहते हो? चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। धुंधला तो नहीं है?
ठीक है, बताइए किसी को और कोई प्रॉब्लम हो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूछिए। आर्थिक सिद्धांतों में नियम का स्थान क्या है? आर्थिक सिद्धांतों में नियम, बेटा देखो आर्थिक नियम जो होते हैं ना, वो ज्वार भाटे की तरह होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ दिशा बताते हैं। ऐसे समझो, जब ज्वार आता है तो हमें मालूम होता है कि ज्वार आएगा, समंदर में पानी चढ़ेगा और उसके बाद उतर जाएगा। इसी तरीके से आर्थिक, अगर आपको चीज़ें मालूम हैं, बेटा देखो बातें नहीं करो, अगर बातें करनी है तो फिर बंद कर देता हूँ, फिर बातें करो, अपना आराम से जाओ उधर, ठीक है। और अगर सुनना है तो सुन लो 2 मिनट, और नहीं सुनने का मन हो तो वैसे बता दो। आज कोई तुम पे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ठीक है ना, आज कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो नियम जो है, जैसे मांग का नियम है, मांग का नियम क्या बताता है कि अगर इस वस्तु की कीमत में कमी होगी तो इस वस्तु की खरीदी जाने वाली मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। कितनी बढ़ेगी? यूजुअली इसका एक मोटा सा अंदाजा लगाया जा सकता है मार्केट की लोच के आधार पे, ठीक है। मांग की, उस वस्तु की मांग की लोच कैसी है, उससे पिछले आंकड़े क्या शो कर रहे हैं, एक अंदाजा लग सकता है। लेकिन इसके बावजूद हम ठीक नहीं बता सकते कि यही होगा, ठीक। जबकि अगर हम ये देखें कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब भी मिलते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं हमेशा कि क्या बनेगा? आप हमेशा बता सकते हैं कि ये बनेगा, ठीक है। और ये भी बता सकते हैं कि 2 अणु अगर हाइड्रोजन के मिलेंगे और 1 अणु ऑक्सीजन का मिलेगा तो 2 अणु पानी के बन जाएंगे, बता सकते हैं ना ये सर, ठीक है। ये साइंस का नियम है। साइंस के नियम में आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते हो, ठीक बता सकते हो, बिल्कुल एक्यूरेटली ये चीज ऐसे होगी। लेकिन आप इकोनॉमिक्स के नियम में ये चीज नहीं बता सकते। उसकी वजह यह है कि विज्ञान का संबंध जो है लगभग बेजान चीजों से, ठीक है। और अर्थशास्त्र का या दूसरी सोशल साइंसेस, इनका संबंध किससे होता है? आदमी से होता है, ठीक है। और आदमी कब बदल जाए इसका कुछ पता नहीं, ठीक। आदमी जो है कैसे निर्णय लेता है, इसको अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल काम है, ठीक है। हजारों तरीके के कंप्यूटर्स मिलकर के भी जो है आप फेल हो सकते हैं ये सिर्फ डिसीजन फोरकास्ट करने में कि आदमी किस तरीके से निर्णय लेगा, ठीक है। तो जो इकोनॉमिक्स के नियम हैं वो चूंकि मतलब किसी प्रयोगशाला में नहीं बनाए जाते, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करके नहीं बनाए जाते हैं। वो सिर्फ चीज़ों को ऑब्जर्व करके हम कुछ निष्कर्ष निकाल लेते हैं और कुछ डेटा उसे सपोर्ट कर रहा होता है, तो हम कहते हैं कि भैया देखो ऐसा ऐसा होने की संभावना है, ठीक है। लेकिन वास्तव में वो चीज़ होगी कि नहीं होगी ये चीज़ नहीं बता सकते, ठीक। जैसे एक आलू का रेट है, मान लो, चलो आलू पसंद होगा आप सब लोगों को, नहीं पसंद है? पसंद है ना, सब लोग खाते हैं, ठीक है। आलू का रेट कल क्या होगा? कोई बता सकता है? आलू का रेट कल क्या होगा? आप जो कल बीत गया, कल जो 20 रुपए किलो है, लेकिन वो आप कौन सा रेट बता रहे जो रेट अभी आपने देखा है। लेकिन कल भी वही रेट होगा, परसों भी वही रेट होगा, तरसों भी वही रेट होगा। आप कुछ सर्टेनिटी से कह सकते हो कि आज के 3 दिन बाद आलू का रेट क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से इकोनॉमी 3 दिन के बाद या 3 महीने के बाद कहाँ पे खड़ी होगी इसे प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, ठीक है। कोई भी फैक्टर है, जैसे मान लो एक ही वस्तु की कीमत है, जैसे मैंने आलू का एग्जांपल लिया, ये हजारों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा। उस समय बेचने वाले की मेंटेलिटी क्या है, खरीदने वाले की मेंटेलिटी क्या है, इनकम के लेवल्स क्या चल रहे हैं, मार्केट की कंडीशंस क्या है, पीछे सप्लाई कितनी आ रही है, आगे डिमांड कितनी है,
ठीक है। और दूसरी चीज़ों के रेट क्या क्या चल रहे हैं, कंज्यूमर लाइक कर रहे हैं कि नहीं लाइक कर रहे हैं, 50 सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो एग्जैक्टली वो चीज़ होगी कि नहीं होगी जो हम उसमें कह रहे हैं थ्योरी में कि ये रेट और ये प्रोडक्शन होना चाहिए, ये चीज़ें जो हैं वो ठीक से लागू नहीं हो पाती हैं। तो अर्थशास्त्र के नियम आपको सिर्फ एक दिशा देते हैं, वो सिर्फ बताते हैं कि ये इस तरीके से चीज़ें जा सकती हैं, ठीक है। और अगर आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये भी बताती है। जैसे आप अर्थव्यवस्था में जो है वो मुद्रा की मात्रा कम कर दीजिए तो उसके नतीजे ये आएंगे, बताती है, ठीक है ना। हाँ, बस 5-7 मिनट में छोड़ रहा हूँ, ठीक है, 10 मिनट। तो जैसे मुद्रास्फीति का जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, जानते हैं इकोनॉमिस्ट क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। निवेश बढ़ेगा क्या प्रभाव पड़ेगा, इकोनॉमिस्ट जानते हैं कि निवेश बढ़ने का क्या प्रभाव पड़ेगा, या हम ब्याज की दरें कम कर देंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। लेकिन कितना पड़ेगा एग्जैक्टली ये ठीक भविष्यवाणी करना संभव नहीं होता। इसीलिए जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता है, ठीक है, जब वो डिसीजन लेता है, बंद कर दो इसे।